Hello everyone, welcome to the Phoenix classes. Now today we are going to start a chapter cell. Basically, the name of the chapter is what? Cell. So the basic thing is what कि हम जानते हैं कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर है तो लाइफ टाइम में उसकी साइज़ क्या होती है, इंक्रीज़ होती जाती है. जब आप पैदा हुए थे क्या थे, बहुत छोटी साइज़ थी आपकी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है आप में क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है. और उस ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो किस चीज़ में वो ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रही है, तो वो आपकी बॉडी का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उसको हम क्या बोल रहे हैं, सेल. इसी में ग्रोथ होती है. दैट इज़ वाई हमारी भी साइज़ क्या हो पाती है, इंक्रीज़ होती है. अब इस सेल में ग्रोथ कैसे हो सकती है, एक पर्टिकुलर सेल है वो भी ग्रो कर सकती है, और दूसरी चीज़ कि सेल दूसरे सेल से बन सकती है डिवीज़न करके. जैसे एक सेल है तो वो उसमें अगर एक माइटोसिस होती है, एक सेल डिवीज़न होता है, तो क्या हो जाती है, एक सेल कितने में कन्वर्ट हो गई, दो सेल, दो में कितने में कन्वर्ट हो जाएगी, चार में. इस तरीके से सेल्स डिवाइड होती हैं और एक ऑर्गेनिज्म की साइज़ क्या होती जाती है, बढ़ती चली जाती है. एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि अगर हमारी बॉडी की सबसे स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है सेल, तो फंडामेंटल यूनिट है सेल, तो क्या इसके अंदर कोई और इससे छोटे स्ट्रक्चर्स नहीं है, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं. अभी आप पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, सेल वॉल है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियोलस है, क्रोमोसोम्स हैं, डीएनए है, जीन है, बहुत सारी चीज़ें हैं. लेकिन हमने सेल को सबसे छोटी यूनिट क्यों बोला, क्योंकि यही वो सबसे छोटा स्ट्रक्चर है जिसके होने पे हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को लिविंग कंसीडर कर सकते हैं. अगर उसके पास पूरी सेल होगी तब. मतलब ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है. सेल भी एक क्या है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है. जैसे हम देखें सेल के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं. जैसे हम सबसे छोटी स्ट्रक्चर की बात कर लें जो अभी तक हम जानते हैं, तो जीन है. तो जीन जो है वो एक ऑर्गेनिज्म नहीं बना सकता, खुद अपने आप में जीन कोई ऑर्गेनिज्म नहीं होता है. तो ऑर्गेनिज्म बनने के लिए कम से कम उसके पास एक कंप्लीट सेल होनी चाहिए. सो ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ सेल दो टाइप के होते हैं, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर. बेसिकली आप लोग जानते होंगे ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सिंगल सेल से बने हैं. द ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सिंगल सेल आर कॉल्ड एज द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एंड द ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ टू और मोर देन टू सेल, दे आर कॉल्ड एज द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द हिस्ट्री ऑफ सेल. पहले हम हिस्ट्री पार्ट की बात करेंगे, हिस्ट्री ऑफ सेल. तो सेल की हिस्ट्री हम देख लेते हैं कि कौन कौन से साइंटिस्ट आए और उन्होंने क्या क्या चीज़ें दी थी. तो सबसे पहले अगर हम कंसीडर करें तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे हमारे, उनका नाम क्या था, रॉबर्ट हुक. रॉबर्ट हुक ये वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले सेल देखी थी. फर्स्ट सेल सीन बाय विच साइंटिस्ट, रॉबर्ट हुक. कब देखी थी इन्होंने, तो 1665 में. दैट मीन्स इनिशिएशन पॉइंट जहाँ से सेल की स्टडी स्टार्ट हुई है वो कौन सा है, 1665 में रॉबर्ट हुक ने सबसे पहली सेल देखी थी. अब वो सेल कैसी थी आगे की बात है. नेक्स्ट इसके बाद जो साइंटिस्ट आए उनका नाम था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक. ल्यूवेनहॉक ने क्या कर दिया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में फर्स्ट लिविंग सेल ऑब्जर्व कर ली. कहां पे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इन्होंने क्या कर लिया, फर्स्ट लिविंग सेल देखा था. और ये फर्स्ट लिविंग सेल किस में देखा था, सो ही सीन दैट इन द पॉन्ड वाटर, जो तालाब का पानी था उसमें देखा था. कब देखा था, सो 1674 में इन्होंने ये लिविंग सेल देखी थी. फिर से कंसीडर करते हैं क्या है. द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड एज सेल बायोलॉजी. स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड एज सेल बायोलॉजी. ठीक है. हिस्ट्री की बात हम कर रहे थे, तो हिस्ट्री में सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए रॉबर्ट हुक, उन्होंने फर्स्ट सेल देखी थी, फर्स्ट लिविंग सेल इन्होंने देखी थी. इसका मतलब इन्होंने जो सेल देखी थी वो कैसी थी, डेड सेल थी. कैसी थी, डेड सेल. अगर ऐसा पूछा जाए कि हु हैज सीन द फर्स्ट सेल, सो रॉबर्ट हुक. हु हैज सीन द फर्स्ट डेड सेल, सो रॉबर्ट हुक. अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि किसने सबसे पहले लिविंग सेल देखी थी, सो आवर आंसर विल बी
एंटोनी वॉन लिवेनहॉक। कब देखी? 1674, क्योंकि उसी समय कंपाउंड माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ। उसके पहले 1665 में कोई कंपाउंड माइक्रोस्कोप नाम की चीज़ नहीं थी। तो इन्होंने देखा कैसे था? अब ये बात आती है कि ये डेड सेल कहाँ था। तो ये डेड सेल कॉर्क सेल थी, किसकी? प्लांट की। प्लांट की कॉर्क सेल में देखा था। तो प्लांट की कॉर्क सेल बेसिकली डेड नेचर की होती है, तो वो डेड सेल में इन्होंने देखा था। अच्छा, इन्होंने किस में देखा था? तो ये सीन दिस इन क्रूड लाइट माइक्रोस्कोप। इनका ये सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप था, जिसको क्रूड लाइट माइक्रोस्कोप नाम दिया था। बाद में इन्होंने जब सारी चीज़ अगर देखी थी तो इन्होंने उसका स्ट्रक्चर बनाया था, और स्ट्रक्चर बनाने के बाद ही वो अपना पेटेंट कराने गए। तो ऐसा हुआ कि बहुत सारे साइंटिस्ट ने क्वेश्चन किया, तो ये इनका क्रूड लाइट माइक्रोस्कोप जो है उसके बाद वर्क करना बंद कर दिया। तो ये किसी को प्रूफ नहीं कर पाए कि इन्होंने सेल देखी है। लेकिन बाद में जब लिवेनहॉक ने जब स्ट्रक्चर्स वगैरह देखे, सारी चीज़ें जब अपीयर हो गई, तो जो इन्होंने स्ट्रक्चर बनाया था वो एग्जैक्टली सिमिलर था। सो दैट इनको कंसीडर कर लिया गया कि इन्होंने सबसे पहले प्लांट सेल देखी थी, और वो भी कैसी थी? डेड सेल। कौन सी सेल थी प्लांट की? तो कॉर्क सेल थी। ये डेड नेचर की होती। क्लियर? एंटोनी वॉन लिवेनहॉक ने सबसे पहले पॉन्ड वाटर में कंपाउंड माइक्रोस्कोप के थ्रू सेल को देखा था। अब बेसिक सी चीज़ है कि पॉन्ड वाटर गंदा होता है, और उस गंदे वाटर में क्या होंगे? कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे। तो कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्होंने देखा होगा। अच्छा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने के बाद यहाँ एक बहुत बड़ी चीज़ हुई। चीज़ क्या हुई कि लिवेनहॉक ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में पॉन्ड वाटर में उन्होंने एक लिविंग ऑर्गेनिज्म देख लिया। कैसे उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है? ऑब्जर्वेशन के बाद इन्होंने देखा कि उस पर्टिकुलर स्मॉल स्ट्रक्चर में मूवमेंट्स हो रहे थे, रिस्पॉन्स दे रहा था स्टिमुलस का, और टाइम टू टाइम उनमें डिवीज़न हो रहा था। मतलब रिप्रोडक्शन है, तब डिवीज़न हो रहा है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रही हैं, तो डिवीज़न हो रहा है, रिप्रोडक्शन है। ये लिविंग कैरेक्टरिस्टिक है। सेकंड थिंग, वो क्या कर रहे थे? स्टिमुलस का रिस्पांस कर रहे थे, ये भी लिविंग कैरेक्टर है। ये मूवमेंट कर रहे थे, ये भी लिविंग कैरेक्टर है। तो ये तो पता चल गया कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और ऐसा होने के बाद इन्होंने क्या किया? अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज़ में अलग अलग साइंटिस्ट को माइक्रोस्कोप भेजा, और साथ में बोला कि पॉन्ड वाटर की स्टडी करिए। तो सबके क्या हुए? हर जगह अलग अलग स्ट्रक्चर्स दिखाई दिए। क्यों? क्योंकि डिफरेंट जगह है तो डिफरेंट तरीके का क्या होगा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जाएगा, अलग तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो वहाँ से बहुत बड़ा क्या हो गया? रेवोल्यूशन आ गया हमारे साइंस में। अभी तक हम प्लांट और एनिमल को ही क्या कंसीडर करते थे? लिविंग ऑर्गेनिज्म। लेकिन इसके बाद हमको ऐसा भी पता चल गया कि कोई ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमसे भी नंबर में ज़्यादा हैं, हमसे भी ज़्यादा उनकी वैरायटी। क्यों? क्योंकि अलग अलग साइंटिस्ट जहाँ के थे वहाँ के उन्होंने पॉन्ड वाटर को स्टडी किया, और उतनी ही ज़्यादा वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने को मिली। तो हमसे ज़्यादा हैं, और ऊपर से क्या? दिखाई तक नहीं देते, नेकेड आई से हमको दिखते भी नहीं है। तो क्या है? भूत है? नहीं। ये क्या है? इनको क्या नाम दिया? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नाम दिया। सो छोटे सेल्स जो हैं वो यहाँ से देखे जाने स्टार्ट हो गए। अच्छा, हम सेल में वापस आते हैं। रॉबर्ट हुक, एंटोनी वॉन लिवेनहॉक, दो साइंटिस्ट की डिस्कशन हमने कर ली। अब दो साइंटिस्ट आए, स्क्लेडन एंड स्वान। सिडेन एंड स्वान ने क्या किया था? दे हैव गिवन सेल थियरी। सो सेल थियरी गिवन बाय सिडेन एंड स्वान। बेसिकली सिडेन ने 1838 में और स्वान ने 1839 में ये सेल थियरी दी थी। इन्होंने क्या दिया है? सेल थियरी, हियर वी हैव रिटन सेल थियरी गिवन बाय सिडेन एंड स्वान। कब? 1838 एंड 39 में। अब इन्होंने सेल थियरी में कुछ स्पेसिफिक पॉइंट मेंशन किए। पहला पॉइंट आप लोग जानते हैं, सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, और वी कैन कंसीडर सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इन लोगों ने क्या बता दी? इन्होंने बताया ऑल cell arises from pre-existing cell. Pre-existing cell। तो जितनी भी सेल बनती है अपने से पुराने वाली सेल से ही बनती है। जैसे अगर बात करें हम किसी ऑर्गेनिज्म की, तो हमारे में जो सेल्स बढ़ रही है, हमारी साइज़ जो इंक्रीज़ हो रही है, तो वो कैसे बन रही है भाई? हमारी पुरानी सेल ही डिवाइड हो रही है, जिसकी वजह से नई सेल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। अच्छा, इसको लैटिन में एक पर्टिकुलर टर्म देते हैं, इसको हम बोलते हैं ओमनिन
सेलुला ए सेलुला, ओमनिन सेलुला ए सेलुला। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है, ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये लैटिन वर्ड है, इसको ऐसे समझते हैं। चलिए, तो 1838 और 39 में सेल थियरी दी गई, और ये सेल थियरी किसने दी थी? सेल थियरी गिवन बाय सिडेन एंड स्वान। लेकिन इन्होंने भी जब अपना पेटेंट कराने गए ये कि किस तरीके से सेल थियरी हमने जो दी है उसको हमारे नाम कर दी जाए, तो इन लोगों की बात को माना नहीं गया। क्यों? क्योंकि ये जो ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल है, इस पॉइंट को ये सारे साइंटिस्ट के सामने प्रूफ नहीं कर पाए थे। तो इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, क्योंकि इन्होंने तो प्रूफ किया नहीं, तो इनकी सेल थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। अप्रॉक्स 18 to 20 ईयर्स लेटर अ साइंटिस्ट केम, रुडोल्फ विचो। क्या नाम था? रुडोल्फ विचो, लिखते विर्चो हैं, प्रोनाउंस विचो करते हैं। सो रुडोल्फ विचो हैज एक्सप्लेन द सेल थ्योरी। तो एक बात ध्यान रखनी है, आप फिर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सेल थ्योरी गिवन बाय सिडेन एंड स्वान, बट सेल थ्योरी एक्सप्लेन्ड बाय रुडोल्फ विचो। कब किया? 1855 में। कब किया? 1855 में रुडोल्फ विचो ने सेल थ्योरी को एक्सप्लेन कर दिया। कैसे किया? हम सोच सकते हैं, एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं कि अगर कंसीडर करें ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करें, तो फादर से जो है स्पर्म सेल और मदर से ओवम, अगर ये दोनों फ्यूज़ करते हैं तो क्या बनता है? जाइगोट बनता है। ये बनता है, आपने क्लास 8 में पढ़ रखा है। सो स्पर्म एंड ओवम ये दोनों फ्यूज़ किए तो जाइगोट बना। तो स्पर्म और ओवम ये तो पेरेंट्स के सेल थे, लेकिन जाइगोट जो बना वो क्या है? जो नया ऑर्गेनिज्म आने वाला है वो इसकी पहली सेल है। तो ये सेल जो है कहाँ से बनी? नए ऑर्गेनिज्म की प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनी है। और आपकी भी जाइगोट से 32 सेल होगा तो एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो से फिर आपका फॉर्मेशन हो जाएगा, जो नया ऑर्गेनिज्म है वो डेवलप हो जाएगा। तो जो भी सेल्स बन रही हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बन रही है। ये किसने एक्सप्लेन कर दिया? रुडोल्फ विचो ने। सो कुछ पॉइंट आप समझ गए होंगे। चलिए एक बार फिर से कंसीडर करते क्या क्या चीज़ें हमने देखी। यहाँ से देखें, हमने हिस्ट्री ऑफ सेल में क्या देखा? रुडोल्फ विचो 1665 में आए। इन्होंने सबसे पहली लिविंग सेल देखी थी जो कि डेड थी, क्योंकि इन्होंने प्लांट सेल की कॉर्क सेल देखी थी। क्लियर? फिर आए एंटोनी वॉन लेवेनहॉक, इन्होंने 1674 में लिविंग सेल देख ली, पॉन्ड वाटर में देखा था कंपाउंड माइक्रोस्कोप के थ्रू। क्लियर? नेक्स्ट सिडेन एंड स्वान 1838-39 में आए। इन्होंने सेल थ्योरी दी। क्या पॉइंट से? सेल इज द फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। नेक्स्ट, ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल विच मीन्स ओमनिन सेलुला ए सेलुला। नेक्स्ट, इन्होंने इस थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं कर पाई है। बाद में रुडोल्फ विचो आए, 1855 ने इन्होंने सेल थ्योरी को एक्सप्लेन कर दिया, तब इनकी थ्योरी को कंसीडर किया गया और ऐसा माना गया कि सेल थ्योरी दी किसने? सिडेन स्वान ने, बट एक्सप्लेन किसने की? रुडोल्फ विचो ने। थोड़ी चीज़ें और देखते हैं, हम कुछ और समझ लेते हैं। सो क्रूड लाइट माइक्रोस्कोप किसने बनाया था? रॉबर्ट हुक ने। चलिए और थोड़ा हम और हिस्ट्री देखते हैं। तो हम जानते हैं एक टर्म न्यूक्लियस, ब्रेन ऑफ सेल। न्यूक्लियस इज अ ब्रेन ऑफ सेल, तो उसकी बात कर लेते हैं हम पहले। सो न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी एक साइंटिस्ट ने। न्यूक्लियस डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट, नॉट हुक, हियर हु इज दिस? रॉबर्ट ब्राउन। होप सो आपने इसको केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, ब्राउनियन मोशन। ब्राउन से ही आया था ब्राउनियन मोशन। रॉबर्ट ब्राउन ने ही वो जो जिगजैग मूवमेंट होता है उसी को बोलते हैं। सो रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया कब? 1831 में। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी कर दी। इसके बाद एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या डिस्कवर किया? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म डिस्कवर्ड बाय जे.ई. पुरकिंजे। जे.ई. पुरकिंजे ने क्या कर दिया? प्रोटोप्लाज्म डिस्कवर कर दिया। कब किया? 1839 में डिस्कवरी हुई थी प्रोटोप्लाज्म की। अब बात आती है प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। सो इट इज द लिक्विड कंटेंट ऑफ सेल। लिक्विड कंटेंट ऑफ सेल क्या है? प्रोटोप्लाज्म। लिक्विड कंटेंट क्या हो सकता है भाई? सेल में आपने पढ़ रखा है साइटोप्लाज्म, ये फ्लूइड कंटेंट होता है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म। सो साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म टुगेदर कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म।
और वी कैन से इट इज़ अ फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, जो कि जे हक्सले ने बताया था कि ये फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ होता है. सो दिस इज़ व्हाट द हिस्ट्री ऑफ सेल. हमने अलग अलग साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा. पहले हमने रॉबर्ट हुक के बारे में पढ़ा, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक के बारे में पढ़ा, सिडन एंड स्वान के बारे में पढ़ा. देन वी ऑल हैव डिस्कस अबाउट द Rudolf Virchow, then Robert Brown and J.E. Perkinje. This is what the history of cell. Let us consider थोड़ी और चीज़ें समझते हैं कि सेल चैप्टर में हमको और क्या देखना है आगे. अच्छा चलिए, ऑर्गेनिज्म सेल से कैसे बनता है उसको एक बार देखते हैं. सो सेल जो है वो ग्रुप ऑफ सेल अगर सिमिलर टाइप की अगर होगी तो क्या बनेगा भाई? टिश्यू बनेगा. टिश्यू अगर सिमिलर टाइप का कंबाइन होगा तो क्या बनेगा? ऑर्गन बनेगा. ऑर्गन अगर सिमिलर टाइप का कंबाइन होगा तो ऑर्गन सिस्टम बनेगा. और ऑर्गन सिस्टम से क्या बन जाएगा? ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाएगा. चलिए हम समझते हैं. सेल की स्टडी को हम क्या बोल रहे हैं? सेल बायोलॉजी. क्या बोल रहे थे हम? सेल बायोलॉजी. टिश्यू की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी. नाउ ऑर्गन की स्टडी या ऑर्गन सिस्टम की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजी. और ऑर्गेनिज्म की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी बोलते हैं. क्लियर? सो अब देखें, सेल बायोलॉजी समझ रहे हैं, हिस्टोलॉजी समझ रहे हैं, फिजियोलॉजी समझ रहे हैं, साइकोलॉजी, ये सारी चीज़ें इनकी स्टडीज़ को बोलते हैं. सेल जब सिमिलर स्ट्रक्चर फंक्शन ओरिजिन का होता है तब हम क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं, क्योंकि वो सेम टाइप का फंक्शन परफॉर्म करना चाहिए, स्ट्रक्चर उनका सिमिलर होना चाहिए. जैसे अगर हम बात करें हार्ट की जो सेल है वो उसका काम है पंप करना ब्लड को, और किडनी की जो सेल है उसका काम क्या है? फिल्टर करना ब्लड को, यूरिन बनाने का काम है. लेकिन अगर यही हम देखें कुछ एक्सचेंज हो जाए, कुछ सेल्स किडनी की हार्ट में आ जाए और कुछ हार्ट की सेल्स कहाँ चली जाए? किडनी में चली जाए, तो क्या होगा? जहाँ पे किडनी को फिल्टर करना था ब्लड को वो क्या कर देगा? पंप कर देगा. और जहाँ पंप करना था वहाँ पे क्या करने लगेगा? फिल्टर करने लगेगा. तो फंक्शन अच्छे से हो नहीं पाएगा. सो दैट इज़ वाई ऑर्गन बनने के लिए सिमिलर टाइप का टिश्यू होना ज़रूरी है, और सिमिलर टिश्यू बनने के लिए सिमिलर टाइप के सेल्स विद सिमिलर स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड ओरिजिन होने चाहिए, तभी ऐसा पॉसिबल होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं फिर. होप यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी. इफ़ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड यू कैन आस्क मी whatever you are having the doubts in the comment section also or in the group. चलिए आगे बढ़ते हैं. ये हो गई हमारी थोड़ी चीज़ें. अब हम सेल को देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर. देर आर टू टाइप्स ऑफ सेल, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर. यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर. अच्छा ये हुआ क्या भाई? यूनिसेलुलर, यूनि मतलब सिंगल, मल्टी मतलब टू और मोर देन टू. The organism made up of single cell are called as unicellular, and the organism made up of two or more than two cell they are called as multicellular organism. चलिए यूनिसेलुलर के कुछ एग्जांपल देखते हैं. अमीबा है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, बहुत सारे सेल्स हैं जो क्या है? यूनिसेलुलर है. और मल्टीसेलुलर में जितने भी एनिमल्स आप देख रहे हैं ये सब के सब क्या है? मल्टीसेलुलर है. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब इससे प्लांट्स देख रहे हैं वो भी मल्टीसेलुलर है. अब नेक्स्ट आती है कि सेल्स को ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी दो टाइप में बांटा गया है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट. शॉर्ट में भी यहाँ समझते हैं, आगे हम डिटेल में समझेंगे प्रोकैरियोट और यूकैरियोट क्या है. चलिए, प्रो मतलब प्रिमिटिव और कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस. वैसे यू मतलब न्यू एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस. तो जिसमें पुराने टाइप का न्यूक्लियस पाया जाएगा उसको प्रोकैरियोट, और जिसमें नए टाइप का न्यूक्लियस पाया जाएगा उसको यूकैरियोट. अच्छा, जो ऑर्गेनिज्म पहले आया होगा वो प्रोकैरियोट, जो बाद में आया होगा वो यूकैरियोट, क्योंकि एडवांस कैरेक्टर बाद में आता है. चलिए, तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में क्या हो गया? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, और इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगी? प्रेजेंट होगी. क्लियर? पीटी मीन्स प्रेजेंट, एबी मीन्स एब्सेंट. नेक्स्ट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर नहीं है तो हम क्या बोलेंगे? ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट है. वी कैन से ट्रू न्यूक्लियस क्या है? एब्सेंट है. और यहाँ क्या बोल सकते हैं? अगर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है तो हम उसको ट्रू न्यूक्लियस बोलेंगे, तो इसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है. अच्छा, बिना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के न्यूक्लियस जो होता है उसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियोइड. तो इसमें न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, और इसमें न्यूक्लियोइड नहीं बोल सकते. क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है. बात समझ में आ गई?
सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बेसिस पे ऐसा है। तो प्रोकैरियोटिक जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स भी क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। जो सेल ऑर्गेनल हैं अगर उसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल होंगे तो वो एब्सेंट होंगे किसमें, प्रोकैरियोट में। जैसे हम एक सेल ऑर्गेनल यहीं कंसीडर कर लेते हैं राइबोसोम, वो उस पर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है तो वो प्रोकैरियोट में हो सकता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस है तो वो इसमें नहीं पाया जाएगा। लेकिन यहाँ क्या होगा, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। अभी डिटेल में प्रोकैरियोट यूकैरियोट आगे हम पढ़ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज़ क्या आती है हमारी कि सेल में कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं। तो शॉर्ट सिंपल रफ डायग्राम से समझते हैं कि अगर प्लांट सेल होगी तो सबसे बाहरी जो स्ट्रक्चर होगा उसको हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। उसके अंदर जो स्ट्रक्चर होगा उसको हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्लाज्मेलेमा। सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मेलेमा ऑल आर द सेम थिंग। दिस इज व्हाट, द सेल वॉल। नेक्स्ट, इसके अंदर जो सेंटर में एक पार्ट पाया जाता है इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। दिस इज व्हाट, न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के ऊपर अगर मेम्ब्रेन होगी तो हम जान रहे हैं मेम्ब्रेन होने का मतलब यूकैरियोटिक सेल हम बना रहे हैं, नहीं होती तो न्यूक्लियोइड बोलते हैं इसको। ये क्या है हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हाईली पोरस होती है, छोटे छोटे गैप मैंने इसीलिए दिखा दिए, पोर्स मतलब गैप्स होंगे उसमें, ठीक है। सो हाईली पोरस होती है। सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सेल मेम्ब्रेन तक का जो एरिया, ये पूरा एरिया जो खाली एरिया है इसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, साइटोप्लाज्म। द एरिया फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू सेल मेम्ब्रेन इज व्हाट, द साइटोप्लाज्म। यही जेली लाइक फ्लूइड मटेरियल है, ठीक है। इसी में सेल ऑर्गेनल्स पाए जाएंगे, लिविंग स्ट्रक्चर। चलिए इसकी बात हम आगे पढ़ेंगे। इसी में इसी सेल ऑर्गेनल्स जो हैं इसी साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं जो सेलुलर एक्टिविटी करेंगे। आगे हम देखेंगे सेल ऑर्गेनल्स को सबको अलग अलग। अभी न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है, एक और सर्कल पाया जाता है जिसको हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं। न्यूक्लियोलस के बाहर जो जेली लाइक मटेरियल, जैसे यहाँ साइटोप्लाज्म था वैसे न्यूक्लियोलस की मेम्ब्रेन से न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन तक बीच में जो ये खाली एरिया है इस पूरे एरिया को हम साइटोप्लाज्म नहीं क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। क्लियर। सेल मेम्ब्रेन से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से न्यूक्लियोलस तक न्यूक्लियोप्लाज्म, और इन्हीं दोनों को एक साथ हम क्या बोल रहे थे, प्रोटोप्लाज्म। याद होगा आपको भी। चलिए अब इसके बाहर इसी न्यूक्लियोप्लाज्म में न्यूक्लियोलस के बाहर और न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं क्रोमेटीन फाइबर। क्रोमेटीन फाइबर। अब ये क्रोमेटीन फाइबर एट द टाइम ऑफ cell division, at the time of cell division, that chromatin fiber they joins to form a special structure, chromosome। क्या बनाएंगे ये, क्रोमोसोम। फिर से समझते हैं, न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियोलस के बाहर, न्यूक्लियोप्लाज्म में पाए जाते हैं क्रोमेटीन फाइबर जो कि सेल डिवीज़न के समय ज्वाइन होकर क्या बना लेते हैं, क्रोमोसोम। जैसे मान लेते हैं ये स्ट्रक्चर किसका है, ये है किसका स्ट्रक्चर, आपका क्रोमेटीन फाइबर का। ये क्रोमेटीन फाइबर, दो क्रोमेटीन फाइबर ऐसे हैं। अब एट द टाइम ऑफ सेल डिवीज़न क्या हो जाएगा, ये दोनों क्रोमेटीन फाइबर ज्वाइन होके क्या बना लिया, क्रोमोसोम बना लिया। अब इसी क्रोमोसोम पे छोटे छोटे कई सारे क्या पाए जाएंगे, दैट क्रोमोसोम कंटेन डीएनए और आरएनए। क्लियर। और इस डीएनए के ऊपर ही पाया जाता है क्या, जीन। जीन जो सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर है, और यही जीन इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इनहेरिटेंस मतलब ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस। और इनहेरिटेंस होगा तभी तो कैरेक्टर आगे जाएगा। तो जीन कैरीज द कैरेक्टर, या हम बोल सकते हैं क्रोमोसोम कैरीज द कैरेक्टर।
सो हेरिडिटी कैरेक्टर किसके पास होता है? क्रोमोसोम के पास बोल सकते हैं, डीएनए के पास बोल सकते हैं, जीन के पास बोल सकते हैं। आपके सिलेबस में क्रोमोसोम मेंशन किया हुआ है, तो आप ज़्यादा स्पेसिफिक जाएंगे तो जीन आंसर सबसे ज़्यादा सही है। क्रोमोसोम तक भी बोल सकते हैं, न्यूक्लियस भी कुछ लोग बोल देते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही तो सब कुछ है। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो हम देख रहे थे कि सेल सबसे फंडामेंटल यूनिट है, लेकिन इसके अंदर भी बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं। अगर प्लांट सेल होगी तो सेल वॉल होगी, नहीं तो ये सेल वॉल हटा देंगे हम। अगर एनिमल सेल होगी, सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा, ये अंदर वाली स्ट्रक्चर। इसके अंदर साइटोप्लाज्म में लिविंग स्ट्रक्चर, सेल ऑर्गेनल्स। क्लियर? नेक्स्ट न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जेली लाइक मटेरियल है, न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके अंदर एक गोलू है जिसको हम न्यूक्लियोलस बोल रहे हैं। इस गोलू के बाहर क्या है? क्रोमेटीन फाइबर है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्रोमेटीन थ्रेड या क्रोमेटीन फाइबर बोलेंगे, जो कि सेल डिवीजन के समय ज्वाइन होकर क्या बनाएंगे? क्रोमोसोम। और ये क्रोमोसोम जो है वो हेरिडिटी कैरेक्टर होता है, ऐसे क्रोमोसोम बनता है। और इसी पे डीएनए होगा, और डीएनए पे क्या होगा? जीन होगा, जो कि एक कैरेक्टर को दूसरे जनरेशन में ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दिस इज व्हाट द सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ सेल, जिससे आप समझ पाए कि किसके अंदर कौन सा स्ट्रक्चर पाया जाता है। अब एक एक करके हम सबकी स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम सेल वॉल से स्टार्ट करते हैं। सो लेट अस कंसीडर द सेल वॉल। सेल वॉल क्या है? इट इज द एडिशनल कवरिंग ओवर द सेल मेम्ब्रेन, एडिशनल कवरिंग ओवर द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ये एडिशनल कवरिंग है। इट इज प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड एब्सेंट इन एनिमल्स। नेक्स्ट, सेल वॉल इज बेसिकली मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। प्लांट्स में बेसिकली किससे बना हुआ है? सेल्यूलोज। हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन, लिग्निन, इन सबसे भी बनता है, लेकिन सबसे मेन क्या है? सेल्यूलोज है। सेल वॉल का नेचर कैसा होता है? सेल वॉल इज डेड इन नेचर एंड परमिएबल। परमिएबल मतलब मेम्ब्रेन देखिए 4 टाइप की होती है। अगर हम मेम्ब्रेन की बात कर लें, थोड़ा ये एडिशनल समझते हैं, 4 टाइप की होती है। एक को हम बोलते हैं इम्परमिएबल, एक को बोलते हैं परमिएबल, एक को बोलते हैं सेमी परमिएबल, और एक को बोलते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल। समझिए क्या है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट आप जानते होंगे, सॉल्यूट, सॉल्वेंट। देखते हैं सॉल्यूट क्या होता है। जो सॉल्यूशन बनता है, मान लेते हैं हम एक शरबत बना रहे हैं, शरबत बना रहे हैं, तो शरबत के लिए क्या चाहिए हमको? कम से कम पानी और चीनी तो चाहिए, वाटर एंड शुगर। इससे शरबत बनेगा। नींबू मिलाना है, जो मिलाना है मिला लीजिए, लेकिन शरबत के लिए कम से कम ये चाहिए हमको। तो शरबत क्या है? हमारा एक सॉल्यूशन है। किससे बन रहा है भाई? वाटर क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया। वाटर इज व्हाट? सॉल्वेंट। और शुगर क्या है? हमारा सॉल्यूट है। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलके क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन। तो वैसे ही सॉल्यूट समझ गए, शुगर, और सॉल्वेंट वाटर। वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट, और बाकी सॉल्यूट कोई भी हो सकता है, नमक हो सकता है, चीनी हो सकता है, वाटर, जो भी मान। अगर मेम्ब्रेन इम्परमिएबल होगी तो वो न सॉल्यूट को जाने देगी न सॉल्वेंट को, कोई वहाँ से पास नहीं कर पाएगा। परमिएबल होगी तो दोनों पास कर जाएंगे। तो मतलब सेल वॉल कैसी है? परमिएबल। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को ये अलाउ कर देते, क्योंकि कैसी नेचर की है भाई? डेड नेचर की है ना। क्लियर? नेक्स्ट, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करेगी? या तो इसको पास कराएगी या तो इसको पास कराएगी। ज़्यादातर केस में ऐसा देखा जाता है कि वो सॉल्वेंट को पास कराती है, सॉल्यूट को नहीं कराती। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, नाम से ही पता चल रहा है कि सेलेक्ट करेगी कि सॉल्यूट जाना चाहिए या सॉल्वेंट। वो किसी को भी भेज सकती है, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ सेल कोई भी अंदर जा सकता है, सॉल्यूट या सॉल्वेंट। बट सेमी में आधा दिख रहा है, इसके लिए सॉल्वेंट जाएगा और सॉल्यूट नहीं जाएगा। तो बेसिकली क्या है यहाँ पे हम देखें तो सेल वॉल जो है उसका नेचर कैसा होता है? इट इज़ परमिएबल इन नेचर। नेक्स्ट, किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से, डेड नेचर की होती है। प्लांट में प्रेजेंट है और एनिमल में एब्सेंट है। ये एक एडिशनल कवरिंग है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। दिस इज व्हाट द सेल वॉल। नेक्स्ट स्टडी करते हैं हम सेल मेम्ब्रेन क्या है। सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मेलेमा। प्लाज्मेलेमा। अब सेल मेम्ब्रेन जो है ये आउटर मोस्ट कवरिंग है, आउटर
कवरिंग इन एनिमल सेल, क्योंकि ये तो सेल वॉल तो एनिमल में थी नहीं, तो आउटर कवरिंग है। अब नेक्स्ट सेल मेम्ब्रेन जो है वो किससे बनी होती है? सो इट इज़ मेड अप ऑफ बेसिकली लाइपोप्रोटीन। किससे बनी होती है? लाइपोप्रोटीन से बनी होती है। लाइपोप्रोटीन यहाँ हम पूरा कंप्लीट अगर देखें तो हम क्या बोल सकते हैं? फॉस्फोलिपिड प्लस प्रोटीन। यहाँ से आया लाइपो और यहाँ से आया था प्रोटीन, लाइपोप्रोटीन। सो फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से मिलके क्या बनता है? ये सेल मेम्ब्रेन बनने वाला है। सेल मेम्ब्रेन का मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन वाज गिवन बाय, जो सबसे एक्सेप्टेबल मॉडल है, मॉडल दिया था किसने? पहले मॉडल का नाम क्या है? फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। फ्लूइड मोज़ैक मॉडल वाज गिवन बाय टू साइंटिस्ट, सिंगर एंड निकोलसन। इन दोनों ने मिलके फ्लूइड मोज़ैक मॉडल दिया था। नेक्स्ट आते हैं कि इट इज़ प्रेजेंट इन प्लांट एंड एनिमल बोथ, एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कंसिस्ट ऑफ दिस। उसके पास ये ज़रूर होगा। नेचर की बात करें तो नेचर होता है लिविंग। कैसा है ये? लिविंग स्ट्रक्चर। जबकि सेल वॉल कैसा था? डेड था। एंड इट इज़ सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर। सेलेक्टिवली परमिएबल आपको समझ में आ चुका है। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या होगा? ये ऐसी मेम्ब्रेन है जो सेलेक्ट करेगी कि क्या अंदर आना चाहिए और क्या बाहर जाना चाहिए। सो रेजिस्टेंट देने के लिए, देखिए प्लांट में सेल वॉल होता है, वो बाहर कहीं भी वो मूव नहीं कर सकते। टेम्परेचर चेंज हो रहा है, हम क्या करते हैं? गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, एसी चालू कर लिया, कूलर चालू कर लिया, घर में बैठ गया। क्या प्लांट कोई एसी कूलर चालू कर रहा है? नहीं कर रहा। तो उनको रेजिस्टेंट कुछ प्रोटेक्टिव कवरिंग होनी चाहिए। इसीलिए सेल वॉल जो है वो क्या दे रहा है? प्रोटेक्शन का काम कर रहा है। क्लियर? और ये डेड नेचर का है। इसीलिए जैसे हमारे आउटर कवरिंग क्या है, ये जो दीवार वगैरह है, ये सब क्या है? डेड नेचर का है ना, जो हमको बचा के रख रहा है। वैसे ही इनके पास भी बचाने के लिए परमिएबल स्ट्रक्चर है जो कि डेड नेचर का है, सेल वॉल। लेकिन हमारे पास वो नहीं है, क्योंकि हम आसानी से अपना काम चला पा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेल मेम्ब्रेन। स्ट्रक्चर हमने देख लिया कैसा है, और इसके अंदर जो जेली लाइक मटेरियल पाया जाएगा उसको हम साइटोप्लाज्म बोलेंगे। अच्छा, वो भी देख ही लेते हैं। नेक्स्ट आता है क्या? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? इट इज अ जेली लाइक फ्लूइड मटेरियल। ये जेली लाइक फ्लूइड मटेरियल है जो कि प्लांट एनिमल जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब में पाया जाएगा। और ये साइटोप्लाज्म जो होता है, इट कंटेन लिविंग स्ट्रक्चर्स, और उन लिविंग स्ट्रक्चर को ही हम क्या बोल रहे हैं? सेल ऑर्गेनेल। और सेल ऑर्गेनेल परफॉर्म सेलुलर एक्टिविटी, सो दैट इज वाई अगर सेल एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म कर रहा है सेल ऑर्गेनेल, और वो पाया जा रहा है कहाँ? साइटोप्लाज्म में, तो साइट ऑफ सेलुलर एक्टिविटी कौन होगा? साइटोप्लाज्म। क्योंकि एक्टिविटी हुई कहाँ? कर तो रहा है सेल ऑर्गेनेल, लेकिन वो है कहाँ? साइटोप्लाज्म में। तो एक्टिविटी हुई कहाँ? इट इज़ अ साइट ऑफ सेलुलर एक्टिविटी, साइटोप्लाज्म। जैसे आप पढ़ रहे हैं स्कूल में, तो आप पढ़ रहे हैं भले ही, लेकिन पढ़ाई हो कहाँ रही है? तो स्कूल में, क्योंकि आप कहाँ जा रहे हैं पढ़ने? स्कूल में। तो वैसे ही सेल ऑर्गेनेल कहाँ है? साइटोप्लाज्म में। तो एक्टिविटी हुई कहाँ? साइटोप्लाज्म में होगी। और ये क्या है? एरिया फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन से लेके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक का जो पूरा एरिया है उसको हम क्या बोल रहे हैं? साइटोप्लाज्म। सो दैट्स इट फॉर द टुडेज क्लास। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, chromosome, prokaryote, eukaryote, different types of cell organelle, mitochondria, ribosome, endoplasmic reticulum, Golgi bodies, lysosomes, and vacuole, peroxisomes, centriole. These all cell organelles we will discuss. Plastids, and after that hypertonic, isotonic and hypotonic solution we will discuss. Some experiments we will see, and then the topic will be finished. So if you want that I'll be continue with the videos, so properly give your response so that I will make the next video. Thank you so much. Bye bye. Thank you so much.